हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 23 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए ICAR की पहल के प्रसार और प्रचार के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज साइंड एन MOU विथ विच कंपनी फॉर द dissemination and promotion of ICAR's initiatives for the growth of Indian agriculture and farmers welfare। फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है एग्रो क्रॉप उद्योग या फोर्थ ऑप्शन है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए ICAR की पहल के प्रसार और प्रचार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डॉक्टर US गौतम, उप महानिदेशक ICAR और श्री MC डोमिनिक, संस्थापक और प्रधान संपादक कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड ने अपने अपने संगठनों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से केशोराम सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? इन मार्च 2024 द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एक्विजिशंस ऑफ केशोराम सीमेंट बिजनेस फ्रॉम केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाय विच कंपनी? फर्स्ट ऑप्शन है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है श्री सीमेंट लिमिटेड, थर्ड ऑप्शन है डालमिया भारत लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। बताइएगा दोस्तों, मार्च 2024 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड से केशोराम सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा केशोराम के सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस सौदे का मूल्य रुपए 7,600 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे कंपनी द्वारा केशोराम से लिया गया कर्ज भी शामिल है। प्रस्तावित संयोजन अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गिर सीमेंट व्यवसाय के अधिग्रहण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ होगी? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर या फोर्थ ऑप्शन है लद्दाख।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। गुड इनफ एनर्जी अक्टूबर तक जम्मू एंड कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री में परिचालन शुरू कर देगी। यह सुविधा उद्योग को एक वर्ष में 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करेगी। गुड इनफ पहले से ही 7 गीगावाट प्रति घंटे सुविधा पर 1.5 बिलियन रुपए खर्च कर चुका है और क्षमता को 20 गीगावाट हावर तक बढ़ाने के लिए 2027 तक 3 बिलियन रुपए खर्च करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से किसे खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ पशुपति कुमार Paras from the Union Council of Ministers, who among the following has been given the additional charge of the Ministry of Food and Processing Industries? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, सेकेंड ऑप्शन है पीयूष गोयल, थर्ड ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, फोर्थ ऑप्शन है किरण रिजिजू। बताइएगा फ्रेंड्स, पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफे के बाद निम्नलिखित में से खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, किरण रिजिजू जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे समझौते से बाहर रखकर उनकी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने नियो स्टैंड नामक एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है। विच आईआईटी हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनस इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर कॉल्ड नियो स्टैंड। फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, सेकेंड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी इंदौर। बताइएगा फ्रेंड्स, किस आईआईटी ने नियो स्टैंड नामक एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। आईआईटी मद्रास ने नियो स्टैंड नामक एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर विकसित की है, जो व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए भारत की सबसे अनुकूल योग्य व्हील चेयर होने का दावा करती है। व्हील चेयर को आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी, संकाय शोधकर्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों, इस परियोजनाओं के समर्थकों और इन पुनर्वास उपकरणों के उपयोगकर्ताओं की उपस्थिति में परिसर में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भुगतान बैंक ने संपर्क रहित भुगतान को फिर से परिभाषित करके और व्यापक उपयोगकर्ताओं आधार के लिए अधिक सुलभ बनाकर भुगतान करने का एक नया तरीका लॉन्च करने के लिए नॉइज और मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। विच पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विथ द नॉइज एंड मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ न्यू वे टू पे टू रिवोल्यूनाइज contactless payment by redefining and making them for more accessible to a wider user base.
फर्स्ट ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने भुगतान करने का एक नया तरीका लॉन्च करने के लिए भारत के प्रमुख कलाई घड़ी ब्रांड नॉइज और विश्वव्यापी भुगतान प्रौद्योगिकी व्यवसाय मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। संस्थानों ने बैंक के एयरटेल पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच बनाने के लिए सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य व्यापक उपयोगकर्ता आधार के लिए संपर्क रहित भुगतान को फिर से परिभाषित और अधिक सुलभ बनाकर क्रांति लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एज पर द आरबीआई डाटा, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फॉर FY 2023 to 2024 रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ हाउ मच %। फर्स्ट ऑप्शन है 8.74%, सेकेंड ऑप्शन है 28.74%, थर्ड ऑप्शन है 18.74% या फोर्थ ऑप्शन है 38.74%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 18.74% की। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह रुपए की तुलना में 18,90,259 करोड़ रुपए पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में 15,76,776 करोड़ रुपए 19.88% की वृद्धि दर्शाता है। रुपए का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18,90,259 करोड़ रुपए 17/3/2024 तक में निगम कर CIT रुपए शामिल है 9,14,469 करोड़ और प्रतिभूति लेन देन कर सहित व्यक्तिगत आयकर रुपए 9,72,224 करोड़ रुपए रिफंड का शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अग्रणी FMCG निर्माता P&G इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the CEO of lending FMCG maker P&G India? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है प्रमोद शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। बताइएगा फ्रेंड्स, अग्रणी FMCG निर्माता P&G इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं।
अग्रणी FMCG निर्माता P&G इंडिया ने 1 मई 2024 से कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को कंपनी का CEO नियुक्त किया है। वर्तमान CEO LV वैद्यनाथन 28 साल की सेवा के बाद निजी हितों के लिए कंपनी छोड़ देंगे। कुमार वर्तमान में CEO के रूप में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में P&G व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमिका से पहले कुमार 2020 तक P&G इंडिया में बिक्री टीम का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू रूस? फर्स्ट ऑप्शन है सपना सिंह, सेकेंड ऑप्शन है टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन, थर्ड ऑप्शन है सोमेंदु बागची या फोर्थ ऑप्शन है विनय कुमार। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर हैं। रूस, जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, भारत का दीर्घकालिक साझेदार रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भारत की विदेश नीति की आधारशिला के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी? फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है जापान या फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा दोस्तों, लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया ने हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा सत्तावाद से लोकतंत्र के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुंग येओल ने किया, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।